हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहा जाता है। वैसे तो अंग्रेजी में अलंकार काफ़ी हैं, लगभग 30 के आसपास हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि क्लास 11-12 में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। आपके जो मुख्य जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, एपोस्ट्रोफी है, हाइपरबोली है, ऑक्सीमोरन है, ओनोमेटोपिया है। तो इन सभी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हम एक एक करके हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें और हम ये भी समझेंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल जो परीक्षा में जो आता है, चाहे 11-12 में हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में, उसमें एक क्वेश्चन पहचान करने के लिए भी आता है। तो उसको हम पहचान को आसान ट्रिक के द्वारा बताएंगे किस तरीके से आप अलंकार को पहचान सकते हैं। तो आइए वीडियो को अंततः देखते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए जो आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जा रहे हैं उनका हिंदी में अर्थ क्या है। जैसे सिमिली को उपमा कहा जाता है, मेटाफर को रूपक कहा जाता है, पर्सनिफिकेशन को मानवीकरण कहा जाता है, अपॉस्ट्रोफी को संबोधन कहा जाता है, ऑक्सीमोरन को विरोधाभास कहा जाता है और हाइपरबोली को अतिशयोक्ति कहा जाता है, ओनोमेटोपिया को ध्वनि सूचक कहा जाता है। अब हम इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। जैसा कि अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर है सिमिली। सिमिली क्या होता है? अ सिमिली इज अ कंपैरिजन। सिमिली एक तुलना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि दो के बीच में तुलना होती है, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो कि अलग अलग प्रकार के नाउन के बीच में तुलना होती है, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक बात की समानता होती है। अब हम इसको समझ लेते हैं पूरी तरीके से। जैसे सिमिली में कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है, वो भी कितने के बीच में? दो के बीच में तुलना की जाती है। जैसे कि यहाँ पर शुरू में हमने कोई नाम लिख दिया है और पीछे यहाँ पर कोई एक जानवर का नाम लिख दिया है। जैसे कलिया इज लाइक अ लायन, कलिया एक शेर की तरह है। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, कलिया की तुलना की जा रही है, लायन से की जा रही है, शेर से की जा रही है, कि कलिया जो है शेर के समान है, शेर नहीं है, शेर के समान है। तो दोबारा समझ लेते हैं इस डेफिनेशन को। अ सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सिमिली दो के बीच में तुलना होती है, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है दो के बीच में तुलना है, ऑफ डिफरेंट काइंड्स। डिफरेंट काइंड्स कह देते हैं, जैसे शुरू में यहाँ पर कोई व्यक्ति लगा हुआ है और पीछे जानवर लगा हुआ है, या वस्तु भी हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऋतु इज एज बिजी एज अ बी। बी कहते हैं मधुमक्खी को। जैसे ऋतु यहाँ पर किसी का नाम है और बी मधुमक्खी है। ऋतु उतनी ही व्यस्त है जितनी कि मधुमक्खी। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। जो कि 11-12 की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहचानना ज़रूरी है कि आखिरकार हम इसको पहचान कैसे सकते हैं। 11-12 में भी एक एग्जाम्पल आता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आइए समझते हैं सिमिली को कैसे पहचानते हैं, पहचानने का तरीका। यदि वाक्य में एज लाइक या सो लगा होता है तो वह वाक्य सिमिली का उदाहरण होता है। जैसे कि मान के चलिए यह एग्जाम्पल दे दिया गया परीक्षा में और पूछा गया बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा अलंकार है। जब हम देख रहे हैं कि इसमें एज लगा हुआ है, तो एज लगा हुआ है तो ये इसमें सिमिली है, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि सिमिली है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, सेकंड आपका आता है मेटाफर यानी रूपक अलंकार। जैसे इन मेटाफर रूपक अलंकार में द थिंग्स कंपेयर्ड, जिनके बीच में तुलना की जाती है, आर ट्रीटेड, उनको मान लिया जाता है, एज वन एंड द सेम, उनको कैसा मान लिया जाता है? जिनके बीच में कंपैरिजन की जाती है उनको वन मान लिया जाता है, वन कहते हैं एक ही मान लिया जाता है, और समान मान लिया जाता है। जैसे हमने सिमिली में बात की थी पहले, कलिया इज लाइक ए लॉयन, कलिया एक शेर की तरह है। अब हमने इसमें यहाँ पर लाइक को हटा दिया है, कलिया इज अ लायन, कलिया एक शेर है। पहले शेर के समान बताया जा रहा था, अब कहा जा रहा है शेर है, यानी उसको बिल्कुल एक जैसा ही बताया गया है, सेम बताया गया है। तो नेक्स्ट है लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, जीवन को यहाँ स्वप्न मान लिया गया है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, यानी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कैमिल इज द कैमिल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, या ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। तो अब हमारे सामने यहाँ पर मेटाफर दे दिया गया है।
मान के चलते हैं, चलो परिभाषा तो हमने याद कर ली, लेकिन अगर पहचानने के लिए आता है तो कैसे पहचानेंगे। अगर सेंटेंस में अगर इज आर एम दिया हुआ है या फिर वॉज वर भी हो सकता है। इज आर एम वॉज वर का प्रयोग है और उसके बाद में या तो ए लगा हुआ है या एन लगा हुआ है या फिर द लगा हुआ है, तो सामान्यतः वह वाक्य आपका मेटाफर होता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर इज के बाद ए दिया गया है, इज के बाद ए दिया गया है, इज के बाद द है, इज के बाद द है। जब इज आर एम के बाद में ए एन द आ जाता है तो मेटाफर का उदाहरण होता है। अब हमारे सामने नेक्स्ट थर्ड नंबर आ चुका है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है, जैसा कि हम शब्द से ही समझ रहे हैं, मानवीकरण का अर्थ होता है जिसको मानव मान लिया जाता है। मानव होता नहीं है लेकिन मानव जैसा मान लिया जाता है, यानी निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। जैसे परिभाषा को समझते हैं, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स। पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव नाउन को सजीव के रूप में मान लिया जाता है। जैसे इसमें हिंदी में भी दे दिया गया, इस अलंकार में निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया लव इज ब्लाइंड। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। अब अंधा कौन हो सकता है, जिसकी आंखें होती हैं वही तो अंधा हो सकता है। जिसकी आंखें ही नहीं होंगी तो अंधा क्यों होगा, तो आंखें होंगी वही अंधा हो सकता है। अतः लेकिन यहाँ पर लव शब्द दिया गया है, लव का मतलब होता है प्रेम या प्यार। तो प्यार या प्रेम के तो कोई आंखें होती ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रेम को सजीव जैसा व्यवहार किया गया, निर्जीव का सजीव जैसा मान लिया गया है, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, अपॉर्चुनिटी नोक्स। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौका या अवसर, जिसको चांस कह देते हैं। नोक्स एट खटखटाता है द डोर दरवाजे को बट वंस। अवसर दरवाजे को एक बार जरूर खटखटाता है। अच्छा, दरवाजे को खटखटाने का काम कोई ना कोई व्यक्ति कर सकता है, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई अवसर खटखटाता है, जबकि अवसर खटखटा नहीं सकता है। हाँ, उसको समझाया व्यक्ति खटखटा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर निर्जीव को सजीव जैसा मान लिया गया है, अतः यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। अर्थात इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि शुरू में ऐसा शब्द आता है जो कि निर्जीव होता है और आगे ऐसा शब्द आता है जो कि सजीव के साथ में आना चाहिए वास्तव में। अब नेक्स्ट है हमारे सामने अपॉस्ट्रोफी यानी संबोधन। अभी हमने जैसे तीसरा पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में और अपॉस्ट्रोफी में केवल एक ही शब्द का अंतर है, केवल इस जगह का। आप उसको बैक करके भी देख सकते हैं वीडियो को। जैसे कि एन अपॉस्ट्रोफी संबोधन अलंकार में लाइफलेस थिंग्स आर एड्रेस्ड, निर्जीव चीज़ों को संबोधित किया जाता है, एज ह्यूमन बींग्स, सजीव की तरह संबोधित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम हिंदी में भी देख रहे हैं, संबोधित किया जाता है। संबोधित और संबोधित केवल दो तरीके से किया जाता है, या तो इस तरीके का चिन्ह लगा होता है या फिर संबोधित नाउन को अलग करने के लिए कॉमा लगा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ओ डेथ कम सून, अरे मृत्यु जल्दी आ जा। अर्थात यहाँ पर मृत्यु को संबोधित किया जा रहा है, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, अतः इसमें एपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रेक 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 ओ सी। इसका मतलब वैसे ब्रेक माने होता है तोड़ना, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का मतलब तोड़ना नहीं है। यहाँ पर ब्रेक का अर्थ है टकराना, टकराओ टकराओ टकराओ। ओ सी कहते हैं अरे समुद्र, अरे समुद्र की लहरों तुम आपस में खूब टकराओ। यहाँ पर इसका अर्थ यह है ब्रेक 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 ओ सी। तो यहाँ पर सी को कॉमा लगा करके अलग से लिखा गया है, अतः ये जो है आपका एपोस्ट्रोफी है, इसमें संबोधन अलंकार है। पहचानने का तरीका भी इसमें दे दिया गया है, जैसा कि संबोधित नाउन को अलग करने के लिए कॉमा लगा होता है या उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे कि हम यहाँ पर ये कॉमा देख रहे हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं, इससे हम पहचान सकते हैं कि एपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट है अब हमारे सामने फिफ्थ नंबर है ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास। जैसा कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है विरोधाभास क्या होता है। विरोधाभास का मतलब होता है जिसमें विरोध की बात की जाए, जिसमें अपोजिट वर्ड आ जाते हैं, दो विलोम आ जाते हैं। देखते हैं इन ऑक्सीमोरन विरोधाभास में टू टर्म्स आर अपोजिट इन मीनिंग, दो बातें अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं, यानी इस अलंकार में दो विरोधी बातों को दर्शाया जाता है। जैसे कि लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है कड़वा और मीठा, तो यहाँ पर बिटर कहते हैं कड़वा, स्वीट कहते हैं मीठा। एक ही वाक्य में
दो ऐसे शब्द आते हैं जो कि एक दूसरे को विरोध को व्यक्त करते हैं, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं अपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ओपन कहते हैं खुला हुआ, सीक्रेट कहते हैं गुप्त। यहाँ पर कहा जा रहा है यह एक खुला हुआ रहस्य है, खुला हुआ भी कहा जा रहा है, फिर रहस्य भी कहा जा रहा है, जबकि रहस्य छिपा हुआ होता है, यहाँ पर खुला हुआ कहा जा रहा है, अतः इसमें ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। पहले ये कहा जा रहा है कि कुछ न होते हुए भी, फिर कहा जा रहा है कि सब कुछ होता है, तो उल्टा हो गया। जैसे कि इसमें दिया है नथिंग और इसमें दिया है ऑल। नथिंग कहते हैं कुछ नहीं, ऑल कहते हैं सभी, तो विपरीत है यहाँ पर। तो विरोधी गुणों को दर्शाया जा रहा है, दो विरोधी बात बताई जा रही हैं, अतः यहाँ पर ऑक्सीमोरन है यानी विरोधाभास है। नेक्स्ट आता है आपके सामने हाइपरबोली, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कहते हैं जिसमें अति कर दी जाए किसी बात की। अति का मतलब होता है किसी बात को या तो अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है या अधिक घटा कर कहा जाता है। जैसे इन हाइपरबोली अतिशयोक्ति अलंकार में द थिंग्स आर शोन, यानी नाउन को दिखाया जाता है एज ग्रेटर, या तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके, और लेस या बिल्कुल कम करके, देन दे रियली आर, वे जो वास्तव में उससे या तो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके या अधिक घटा करके बताया जाता है, उसको ही हम हाइपरबोली कहते हैं। और हमें इस तरीके से भी याद रख सकते हैं हाइपरबोल, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं हाई पे बोल, यानी किसी बात को हम हाई पर बोलें, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलें, उसको हम कहते हैं हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति। जैसे कि सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, सी यानी वह, वेप्ट रोई, ओशंस ऑफ टीयर्स, ओशंस ऑफ टीयर्स का मतलब होता है आंसुओं का महासागर बना करके रोई। सोचने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति रोएगा तो कितने आंसू निकल सकते हैं, थोड़े से निकलेंगे, जबकि यहाँ पर बात की जा रही है कि आंसुओं का महासागर बन गया, तो बात ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा मुस्कुराई। बेलिंडा यहाँ पर किसी अंग्रेजन महिला का नाम है, अंग्रेजी महिला का नाम है, बेलिंडा मुस्कुराई। एंड और ऑल द वर्ल्ड वाज गे, गे कहते हैं हैप्पी, और पूरा संसार प्रसन्न हो गया। सोचने वाली बात है कि बेलिंडा अगर मानी चलिए कोई महिला या कोई लड़की है, अगर वो मुस्कुराती है तो कितने लोग खुश हो सकते हैं, उसके सामने जो प्रेजेंट होंगे हो सकते हैं वे खुश हो सकते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड खुश नहीं हो सकता है। जबकि यहाँ पर बात की जा रही है कि पूरा संसार खुश हो गया, तो बात ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कह दी गई है, अतः इसमें हाइपरबोली है, अतिशयोक्ति है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ, फ्लोड माने बह गई, इन द बैटल, युद्ध में बह गई। खून की नदी, खून तो बह सकता है युद्ध में, लेकिन खून की नदियाँ नहीं बह सकती हैं, अतः यहाँ पर बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, अतः यहाँ पर हाइपरबोली है, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नॉट सीन हर फॉर एजेज, मैंने उसको युगों से नहीं देखा है। और युगों से नहीं देखा है तो भाई तुम कितने युग के हो गए हो, इसलिए कह रहे हो कि युगों से नहीं देखा है, जबकि बात ये होनी चाहिए मैंने उसे बहुत लंबे समय से नहीं देखा है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैंने उसको युगों से नहीं देखा है, अतः बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। नेक्स्ट है और लास्ट है ओनोमेटोपिया, जिसे हम कह देते हैं ध्वनि सूचक। इसमें किसी न किसी ध्वनि के बारे में बताया जाता है। इन ओनोमेटोपिया ध्वनि सूचक अलंकार में द साउंड सजेस्ट सेंस और मीनिंग, यानी इसमें कोई न कोई साउंड के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे कि इस अलंकार में किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या कोई भी जीव जंतु, उसकी आवाज़ को दर्शाया जाता है। मुख्य बात है इसमें साउंड, बस साउंड होना चाहिए, किसी का भी साउंड हो। जैसे स्नेक्स हिस, सर्प फुफकारते हैं। कैट्स म्यू, बिल्लियाँ म्यू म्यू करती हैं, म्याऊं म्याऊं करती हैं। डॉग्स वार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो आवाज़ तो आवेगी। जो सर्प फुफकारेंगे, बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करेंगी, या कुत्ते भौंकेंगे, या फिर ही इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रहा है, तो गीत गाएगा तो आवाज़ तो आएगी आएगी। द पियोन इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है, जब बजाएगा तो आवाज़ तो आएगी। जिसमें आवाज़ आती है तो वो ओनोमेटोपिया होता है, यानी ध्वनि सूचक होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने साथियों को, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास में
अंग्रेजी से संबंधित वीडियो आती रहेंगी। इस चैनल पर क्लास 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन की वीडियो अपलोड की जाती हैं अंग्रेजी से संबंधित। और भी वीडियोज हैं, जैसे एक्टिव से पैसे बनाना, 3 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। आप पार्ट फर्स्ट को देखें पहले, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। और इंटरमीडिएट के भी हमने रिमूव टू है, और भी कुछ जो है टॉपिक्स हैं जिनको हमने अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के पूरा देख सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं।